गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने स्पर्श पुस्तक के गद्य भाग के पाठ कारतूस का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं बच्चों हबीब तनवीर, जिनका समयकाल रहा 1923 से लेकर 2009 तक का। आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। यानी इनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। 1944 में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करके दिल्ली लौटकर इन्होंने पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी ये नाटककार थे, कवि थे, पत्रकार थे और निर्देशक यानी डायरेक्टर का भी इन्होंने काम किया और अभिनेता के रूप में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास, चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया। पाठ प्रवेश के अंतर्गत जानते हैं, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। इसका अर्थ ये है बच्चों कि इस कारतूस पाठ के माध्यम से यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे भारत में आए और वो व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते जब यहाँ की अथाह संपत्ति और अथाह उन्होंने यहाँ का पूरा राजपाट और रियासतें देखी तो उनका मन यहाँ पर ही इसको कब्जे में करने का हो गया और इन्होंने धीरे धीरे अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और धीरे धीरे इन्होंने पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया और हमारे भारत को गुलाम बना लिया। और जब इस तरह से ये काम हुआ तो यहाँ के लोगों ने फिर इनका विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों के मन में ये होने लगा कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना चाहिए, तो उसके प्रयास भी शुरू हुए। प्रस्तुत जो बच्चों पाठ है इसमें एक ऐसे जाबाज के कारनामों का ही वर्णन है जो बहुत वीर था, जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या था, अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर एक ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते हैं। ये एक ऐसा जाबाज था जिसका नाम वज़ीर अली था। इसने कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी मात दे दी, उनकी नींद हराम कर दी और इतना निडर था, ये इतना दिलेर था कि इसने कंपनी के जो कर्नल था उसके सामने पहुंचकर इसने उसको भी मात दे दी और अपना रौब बता दिया। तो इस तरह से पाठ प्रवेश है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे बच्चों कि जो पाठ है इसमें कई पात्र हैं। देखिए एकांकी के रूप में है। पात्र में क्या है कि इसके जो जो भी पात्र हैं वो है, एक तो कर्नल है, इसमें एक लेफ्टिनेंट है, एक सिपाही है और एक सवार है। समय 5 मिनट, जमाना सन 1799, यानी किस सन की बात है। समय था रात्रि का, स्थान था गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अब देखिए कि कर्नल कालिंज जो था उसने जंगल में, गोरखपुर के जंगल में एक खेमा डाल रखा था और वो खेमा किसके लिए डाल रखा था, वज़ीर अली के लिए। तो अब आगे देखिए पाठ में दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है
चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहते हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले। खेमा यानी होता है बच्चों डेरा डाले। वो जंगल में डेरा डालकर और कई सिपाहियों के साथ वहाँ पर रुके हुए थे जंगलों में, और हफ्तों हो गए थे उन्हें, और वो उस वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अफसाने यानी उसके ऐसे ऐसे किस्से और ऐसे वीरता भरे कारनामे हैं जिसको सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल कहते हैं आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। तो इसका अर्थ ये है कि जो सादत अली था और आसिफउद्दौला, ये दोनों भाई थे, और इनका पुत्र कौन था? वजीर अली। अब आसिफउद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं हुआ, और सादत अली का लड़का कौन था? वजीर अली। तो जो आसिफउद्दौला था उसने अपने भाई को तो मार ही दिया, सादत अली को, साथ में उसने वजीर अली को भी मारना चाहा और सारे राज्य पर कब्जा करना चाहा। तो इसलिए वजीर अली उसका दुश्मन हो गया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्ते पर बैठाने में क्या मसलहत थी कि वो सादत अली को क्यों नहीं बैठाना चाहता था? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी है और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात कर रहे हैं कि सादत अली को अवध के तख्ते पर बैठा देना चाहिए था, उसमें क्या दिक्कत थी? सादत अली हमारा दोस्त है, वो कर्नल कहता है ऐश पसंद आदमी है, और उसने वजीर अली को पकड़ने के लिए हमें यहाँ खेमा डालने के लिए पैसे भी दिए हैं, 10 लाख रुपए नकद दिए हैं। वो भी मज़े करता है और हम भी करते हैं। आगे देखिए। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल से कि वजीर जो अली है वो अफगानिस्तान के बादशाह जो हैं उनको भी हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि शमसुद्दौला कौन है? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्तबेती यानी रिश्ते का भाई है, जो बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब ये बच्चों कंपनी कौन थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो अंग्रेज़ थे वो व्यापार करने के इरादे से भारत में आए थे और उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करके हमारे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, और जो भी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनको उनकी रियासतें हथिया कर और उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो सब हिंदुस्तान में उनको बाहर खदेड़ने की अंग्रेज़ों को एक तरह से लहर जाग उठी थी और सभी जगह विद्रोह हो रहा था। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। जो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, उनके जब लॉर्ड क्लाइव यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे तो उन्होंने सारी रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अब कर्नल कह रहे हैं कि अब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की अगर ऐसी स्थिति रही तो ये सारे सभी से हाथ धो बैठेंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट को किसने कहा था
उसका पीछा करने और उसको पकड़ने के लिए सादत अली ने कि इसको गिरफ्तार करके इसको मौत के घाट उतार देना है ताकि वो अपना सारा अवध पर कब्जा कर ले। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। धूल झोंकना देखो यहाँ पर मुहावरा आया है, यानी धोखा देना। इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, कुछ ऐसे वीर सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दम कम। उसके पास बहुत कम आदमी है, लेकिन फिर भी उसकी जो वीरता है और उसके वीरता भरे कारनामे हैं वो किसी से भी कम नहीं है। उसमें बहुत दमखम है। कुछ आदमियों के बल पर ही वो हमसे टक्कर लेना चाहता है। लेफ्टिनेंट सुन, वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब देखो, लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वजीर अली के बारे में, जो उनके हाथ नहीं आ रहा है। उन्होंने जंगल में डेरा डाल रखा है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो वो उसके बहादुरी के कारनामे बता रहे हैं कि इसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया था। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, यानी पहले बनारस था वजीर अली और बाद में कंपनी ने उसको कहाँ भेज दिया? कोलकाता। तो उसने विरोध किया कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। और जो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, यानी उसे कलकत्ता क्यों भेज रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा का सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना यानी उसको तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। तो ये भी बच्चों मुहावरा आया है, लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जो भी उसके साथी थे उनके साथ वो आजमगढ़ की तरफ भागा। आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे यानी शासक थे, उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब जो वजीर अली भागा था उन चंद सिपाहियों के साथ, चंद लोगों के साथ, तो आजमगढ़ के जो शासक थे उन्होंने उसको घाघरा तक पहुंचा दिया। एक जगह का नाम है। अब ये कारवार इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है, यानी वो हाथ नहीं आ रहा और जंगल में भटक रहा है। तो ये उनका जो कारवां है, ये जो उनका समूह है वजीर अली और कुछ आदमियों का, वो जंगल में कई साल से भटक रहा है। आगे देखिए लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की आगे स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। क्योंकि सादत अली ने अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ कर ली थी, मिल गया था और उसने अवध पर कब्जा कर लिया था और वजीर अली अपने राज्य को नहीं पा सका था। तो वो चाहता था कि अफ़गानी हमला भी हो जाए और उसकी ताकत भी बढ़ जाए और वो सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच ही गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में एक सिपाही जंगलों में है। अब तभी क्या होता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट और कर्नल। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गौरा यानी एक सिपाही था, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बच्चों गर्द यानी धूल। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, उसने गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला ही चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेफ्टिनेंट ने खिड़की के बाहर देखा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन आ रहा है। तो वो बाहर देखने में बहुत ही मसरूफ़ था। तो तभी उसने देखा कि धूल तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कोई
बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, लेकिन मुझे तो एक ही सवार दिख रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे, ये किस तरफ से जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। शुबह यानी शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हो सकता है कि इधर ही आ रहा हो। तेजी से इधर इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। गौरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गौरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं कि भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो उन्होंने कुछ और ही सोचा इसके बारे में कि हम वज़ीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ जंगल में खेमा डाले हुए हैं, और हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो और उसको कुछ ऐसा सुराग मालूम चल गया वज़ीर अली का, तो वो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। जो सवार था वो कौन था? एक तरह से वज़ीर अली था। तो वो कहता है कि मुझे तो एकांत में आपसे बात करनी है, यानी तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। गैर यानी कोई पराया मनुष्य यहाँ पर नहीं है, हम सब एक ही हैं, और आपका जो भी मन में बात है वो आप कह दें। राजे दिल, जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो कह दें। सवार दीवार हमगोश दारत तन्हाई, कि दीवार के भी कान होते हैं, तो मैं केवल एकांत में ही आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कहता है वो। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। यानी कर्नल लेफ्टिनेंट और जो सिपाही साथ खड़े थे उनको कहता है कि तुम बाहर जाओ। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते, तन्हा यानी अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्के के बाद, कुछ समय के बाद, चारों तरफ देखकर, आगे देखिए, चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, यानी क्यों डेरा डाल रखा है आपने, क्यों इस जंगल में आप रुके हुए हो। कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और आपने इतना लाव लश्कर यहाँ पर क्यों डाल रखा है। सवार, इतना लाव लश्कर क्या मायने। कर्नल, गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों। सवार, वो एक जाबाज सिपाही, यानी सवार जो था वो खुद वज़ीर अली था, और वो उससे बात कर रहा था कि वो एक बहुत वीर सिपाही है और वो तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं, यानी आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे, क्या बात बताना चाहते हैं उसके बारे में। तो सवार कहता है, यानी वज़ीर अली कहता है, चंद कारतूस की, मुझे कुछ कारतूस की ज़रूरत है। कर्नल, किस लिए। सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो वो कर्नल कहता है कि ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। जब उसने कहा ना, वज़ीर अली ने सवार के रूप में वो आया वेश बदल कर, उसने कहा कि मुझे तो कुछ कारतूस चाहिए। तो उसने पूछा कर्नल ने कि क्यों चाहिए, कि मुझे वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। तो उसने कहा कि ये लो 10 कारतूस। तो सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम। तो उसने, सवार ने क्या कहा, वज़ीर अली। वज़ीर अली को पकड़ना था। वो देखो कितना जाबाज था, जो दुश्मनों के खेमे में चला गया था, और इतना जाबाज था कि उसी के सामने, उसके पास जाकर उसने कारतूस मांग लिए। आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। यूँ कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। हक्का बक्का खड़ा होना यानी हक्का बक्का रह जाना, ये भी एक तरह से मुहावरा आया। देखो, उसकी जान बख्शना, ये भी आया एक मुहावरा कि उसकी जान बख्श की करता हूँ मैं तुम्हारी, कि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं, शुक्र समझो कि मैं तुम्हारे को मार कर नहीं जा रहा हूँ। और इस तरह से वो उसको एक तरह से उसी के सामने दुश्मन के खेमे में जाकर वज़ीर अली उनको
अपना रौब दिखाकर और वहाँ से चला जाता है और साथ में कारतूस भी ले जाता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन था जो एकांत में आपसे बात करना चाहता था। कर्नल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो मन ही मन में अपनी दबी जबान से अपने आप से कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। तो इस तरह से बच्चों, हमने ये पार्ट आज कारतूस पढ़ा, इसको कंप्लीट किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आप करना और इस वीडियो को समझना।